नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस तो परिवारवाद से बाहर आ रही है, लेकिन मोदी जी मित्रवाद में गिरते जा रहे हैं। और शायद इसीलिए दिल्ली में जानकार कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अब जाकर असली कार्ड चला है, एक ऐसा कार्ड कि मोदी और शाह आजकल बौखलाए हुए हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी ने जिद कर वो खुद पीछे हटे और उन्होंने कहा कि चुनाव होंगे और चुनाव के जरिए ही अध्यक्ष चुना जाएगा, और फिर चुनाव हुआ तरूर और खड़गे के बीच में, आपको पता है। और फिर एक दलित नेता, एक निष्कलंक नेता, एक पुराना नेता खड़गे, वो सबसे ऊंची कुर्सी पर कांग्रेस के जाकर बैठ गया। और जब से खड़गे अध्यक्ष हुए तब से बीजेपी में लगातार भीतर ही भीतर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि मोदी जी कब चुनाव कराएंगे। अभी तक बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणियों के चुनाव नहीं हुए जो सितंबर में हो जाने चाहिए थे। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि पीएम बनने के बाद अपने ही आदमी अमित शाह को मोदी ने किस तरह से बीजेपी का अध्यक्ष बनाया, अमित शाह को। और सिर्फ अमित शाह ही नहीं, उसके बाद अपने एक और खास आदमी नड्डा, जेपी नड्डा को अध्यक्ष क्यों बनाया। नड्डा को ही क्यों, शाह को ही क्यों, और अब नड्डा को एक्सटेंशन क्यों दिया जा रहा है। वो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया देश की सबसे बड़ी काडर बेस पार्टी में कहां है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। और मोदी जी को समझ नहीं आ रहा कि राहुल गांधी के इस कार्ड का जवाब कैसे दें। दोस्तों, सच तो यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जी हाँ, एक सीनियर मोस्ट कांग्रेस लीडर, एक दलित फेस, एक नॉन कंट्रोवर्शियल फेस, खड़गे साहब ने कहीं ना कहीं मोदी जी की दुखती रग पकड़ ली है। और फिलहाल बीजेपी के पास, समूची बीजेपी के पास इसका कोई जवाब नहीं कि खड़गे का जवाब अब कैसे दें। उसकी वजह यह है कि बीजेपी में जो न्यू बीजेपी है मोदी जी की, इसमें आंतरिक लोकतंत्र, इंटरनल डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ बताई नहीं जाती। और हकीकत ये भी है कि ज़्यादातर जो मंत्री हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, इनकी ज़ुबान पर ताला लगा है। चाहे वो कैबिनेट के फैसले हों, चाहे वो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के फैसले हों, सरकार के फैसले हों, नीति हो, नियत हो, दो ही लोग माने रखते हैं। और इसलिए आज मोदी और शाह की न्यू बीजेपी है, मोदी और शाह की नई भाजपा, इसकी पोल खोलने जा रहे हैं अशोक वानखेड़े, देश के सबसे बेखौफ पत्रकार। बड़े खुलासे करेंगे जाहिर तौर पर, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उस पर भी एक नजर देख लें। अब तो देश उनको सीरियसली नहीं लेता, अब हंसते हैं लोग। 100 दिन में महंगाई कम नहीं करूंगा तो मुझे रास्ते पे फांसी दे दीजिएगा। आपने 60 साल कांग्रेस को दिए, मुझे सिर्फ 60 महीने दे दीजिए। अरे 60 महीने हो गए, फिर से 60 महीने हो गए, हालत बद से बदतर हो गई। एक बात नरेंद्र मोदी करते हैं, उसको आप लोग समझते नहीं हो ठीक से। वो बार बार आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। उनके आत्मनिर्भरता के मायने यह है कि आप आत्मनिर्भर बनो, अपने भरोसे रहो, मेरे भरोसे मत रहो। अब इससे पहले कि हम अशोक वानखेड़े जी के खुलासे सुने भाजपा पे, नई भाजपा पे, मैं चाहूँगा कि 2014 से और अब तक मोदी जी जिस तरह से लोगों के आगे एक तस्वीर रख रहे हैं विपक्ष की, पहले जरा उसको जान लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कुछ फैक्ट्स पर, फिगर पर, तथ्यों पर। सुनते हैं पहले मोदी जी के इस राग को जो अलापा जा रहा है पिछले 8 साल से। जब परिवारवादी राजनीति चलती है, परिवार ही सर्वोपरि होता है। परिवार को बचाओ, पार्टी बचे या न बचे, परिवार को बचाओ, देश बचे या न बचे, ये जब होता है तब सबसे पहले कैजुअलिटी कौन सी होती है? परिवारवादी राजनीति में कैजुअलिटी कौन सी होती है? बेटा जैसा भी होगा लेकिन वही अगला अध्यक्ष बनेगा। तब सबसे बड़ी कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। अब दोस्तों, मोदी जी जिस तरह से पिछले 8 वर्षों से लगातार कांग्रेस को घेर रहे थे, परिवारवाद पर, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पर, इस पर उन्हें अब नया नैरेटिव तय करना पड़ेगा। इसको छोड़कर कुछ और सोचना पड़ेगा। और यहाँ तक कि वो खड़गे साहब को भी अब मोदी जी या उनकी पार्टी के नेता
रबर स्टैंप नहीं कह पाएंगे। रबर स्टैंप इसलिए नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो दलित नेता हैं। अगर वो रबर स्टैंप हैं तो फिर सवाल मुर्मू पे उठेंगे कि भाई ये जो आदिवासी हैं ये भी क्या रबर स्टैंप हैं। तो ये जो दलित वर्सेस आदिवासी, रबर स्टैंप वर्सेस रबर स्टैंप, इस बहस में नहीं पड़ना चाहते। मुझे कोई बीजेपी कवर करने वाले एक संपादक बता रहे थे कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है, ये डिस्कस हो रहा है कि खड़गे पर थोड़ा सा संभल के बोलना है, क्योंकि बीजेपी के लिए जो दलित राजनीति है, आरएसएस के लिए जो दलित राजनीति है, खासकर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, उसके बड़े मायने हैं, उसके बड़े वोट बैंक के मायने हैं। और इसलिए खड़गे पर बोलने से पहले 100 बार बीजेपी को सोचना पड़ेगा। और इसलिए कांग्रेस में बात हो रही है कि पहले गहलोत को बनाया जा रहा था, लेकिन अच्छा है कि खड़गे को बना दिया गया। खड़गे कुछ मायने में गहलोत से भी बेहतर साबित हो रहे हैं। अब दोस्तों, अशोक वानखेड़े साहब को तो आप सुनेंगे, उनके खुलासे भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक और तथ्य रखना चाहता हूं आपके सामने। और वो तथ्य ये है कि ये बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्टी का, और ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि चुनाव होना चाहिए और चुनाव प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी वो तय करेगी कि अध्यक्ष कौन बनेगा बीजेपी का। लेकिन बीजेपी में होता क्या है? बीजेपी में पहले किसी को मनोनीत कर दिया जाता है, प्रपोज कर दिया जाता है कि अमित शाह ये अध्यक्ष होंगे, उसके बाद में चुनाव होता है। तो पहले मनोनयन और फिर चुनाव, ये प्रक्रिया न्यू बीजेपी। बहरहाल एक और बड़ी बात है कि प्रदेश कार्यकारिणी, जो बीजेपी की जो प्रदेश कार्यकारिणी है, उसके चुनाव होने थे सितंबर में, अभी तक कोई खबर नहीं है। ये चुनाव इसलिए ज़रूरी थे क्योंकि अगले कुछ महीनों में, फरवरी 2023 में नड्डा साहब का कार्यकाल खत्म हो रहा है, बीजेपी अध्यक्ष का। और अगर उनको दोबारा चुनना है, सेकेंड टर्म देना है, तो प्रदेश कार्यकारिणी के चुनाव करा लिए जाने चाहिए थे। अब मुझे सुनने में ये आ रहा है, बीजेपी के एक संपादक बता रहे थे, बीजेपी कवर करने वाले एक रिपोर्टर संपादक बता रहे थे कि प्रस्ताव ये है, प्लान ये है कि किसी तरह से पार्लियामेंट्री बोर्ड से नड्डा साहब को एक्सटेंशन दे दिया जाए साल भर का, और 2024 तक उनको अध्यक्ष बना के रखा जाए। यानी कुल मिलाकर जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर्स है, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, कांग्रेस पर सवाल उठाते रही है, और ये जो पूरी एक टैक्टिस थी, ये जो पूरी स्ट्रैटेजी थी बीजेपी की, वो तार तार कर दी है राहुल गांधी के इस कार्ड ने। अब दोस्तों, 8 चीते जो हैं वो मोदी जी लाए थे, और एक चीता मैं आपके सामने ला रहा हूं, उसको भी सुन लें। अशोक वानखेड़े। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पहला सवाल मेरा आपसे भाव ये है कि खड़गे एक दलित चेहरा हैं, खड़गे एक नॉन गांधी चेहरा है, एक नॉन गांधी, एक दलित फेस, और एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे नेता को जो दलित है, नॉन गांधी है, कांग्रेस की पूरी बागडोर दे दी गई है। ये जो फैसला है, ये अब लोग कह रहे हैं कि साहब मोदी और शाह के लिए ये दुखती रग बनता जा रहा है। वानखेड़े सर। यकीनन दीपक जी, बहुत सालों बाद मैंने किसी राजकीय दल में अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव होते हुए देखा। लोकतंत्र में हम जीते हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल में अंदरूनी लोकतंत्र है नहीं। कहीं ना कहीं एक तानाशाह बैठा है जो सरकार चलाता है या पार्टी चलाता है। फिर आप उसे व्यक्ति कहो, आप उसे परिवार कहो, या आप उसके संगठन कहो। जो बार बार परिवारवाद का एक आरोप लगता था कांग्रेस पे कि कांग्रेस गांधी परिवार से ही अध्यक्ष आता है, हमारे यहां से कोई भी बन सकता है, तो वो कहीं ना कहीं एक हमेशा एक फायर होता था कांग्रेस पे, उसमें से हवा निकल गई। कांग्रेस ने बता दिया कि गैर गांधी परिवार के सिवा भी कोई अध्यक्ष बन सकता है और चुनाव हो के अध्यक्ष बन सकता है। ये चुनाव टाले भी जा सकते थे। चाहती यदि सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों मिलकर शशि थरूर को कहते कि आपको चुनाव लड़ना नहीं, तो शायद ये चुनाव लड़ते भी नहीं।
क्योंकि चुनाव का फॉर्म भरने के पहले शशि थरूर सोनिया गांधी जी से मिले। हम्म। उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है। उन्होंने कहा बिल्कुल बेशक लड़िएगा, बहुत बड़ी बात। लेकिन गांधी परिवार इस चुनाव में कहीं नहीं रहेगा। और ये बात जब सामने आई तो ये बात तो ठीक है, नए जो अध्यक्ष है वो गांधी परिवार के ही निष्ठावान है, वही रहेंगे। लेकिन बार बार जो आरोप लगाते थे कांग्रेस पे, क्या वो भाजपा अपने गरिमा में झांक के देखेगी? भाई गडकरी कौन से चुनाव जीते, राजनाथ सिंह कौन से चुनाव जीते, या अमित शाह। जेपी नड्डा या अमित शाह, जो कल तक कोर्ट केसेस से उलझे हुए थे, तड़ीपार थे, आतिशी जैसी कोर्ट केस से छूटे तुरंत जनरल सेक्रेटरी बन गए, जनरल सेक्रेटरी के बाद तुरंत अध्यक्ष बन गए। कौन से डेलीगेट ने उनको चुना था? उसके बाद अब जेपी नड्डा को दूसरा टर्म दिया, कितने डेलीगेट्स को दिया? मैं तो भ्रमण पे रहता हूँ राज्यों के, अलग अलग राज्यों से। अभी मैं कल ही उत्तराखंड था। वहां हमने एक नेता को पूछा कि जेपी नड्डा को दूसरा टर्म भी दिया जा रहा है। उन्होंने बोला ऐसी बात है क्या? एक वरिष्ठ नेता थे बीजेपी के, एक कॉन्क्लेव में गया था एक मैं टनल के, तो वहां तो पता भी नहीं पड़ता कब दूसरा टर्म दिया। यहां तो कम से कम चुनाव हुआ, प्रचार हुआ, राज्य राज्य के लोग गए, वोटिंग हुआ, गिनती हुई। ये जो चुनाव का प्रोसेस है कहीं तो हुआ। अब आप इसको नौटंकी कहेंगे तो फिर आपके यहाँ क्या होता है? आपके यहाँ भी तो नौटंकी होती है। जी। दूसरी बात, यहां तो गांधी परिवार के बगैर किसी परिवार का आदमी हुआ। क्या बगैर संघ से, शाखा से आया हुआ कोई आदमी बीजेपी में अध्यक्ष बन सकता है? यदि संघ की शाखा का स्वयं सेवक होना यह अनिवार्यता नहीं होती तो सुषमा स्वराज कब की अध्यक्ष बन चुकी होती। सारा कैलिबर था उनमें। बीजेपी से भाऊ लोग के कुछ नेता कह रहे थे, बीजेपी के कुछ नेता कह रहे थे कि ये खड़गे जो है ये रबर स्टैम्प है, ये अब रबर स्टैम्प का आरोप लगा रही बीजेपी। नहीं, मैंने तो कहा मैं खड़गे को रबर स्टैम्प नहीं मानता। मैं खड़गे को कांग्रेस के जेपी नड्डा मानता हूं। वो वहां नड्डा जी है। क्या नड्डा जी ने यह डिसीजन लिया था अध्यक्ष होने के नाते कि पार्लियामेंट्री बोर्ड से नितिन गडकरी को हटाया जाएगा, शिवराज सिंह को हटाया जाएगा? ये नड्डा जी कहें कि मुझे नहीं लगा उनकी अनिवार्यता है यहां पे, मैंने हटा दिया उनको। क्यों जाके पिछले दरवाजे से जाके चरण छू के आते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो? क्या जेपी नड्डा को यह पता था कि महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री पद पे देवेंद्र फडणवीस को बिठाया जाता? उन्हें तो यही पता था कि बाहर से समर्थन करना है सरकार का। क्या देवेंद्र फडणवीस इतने मूर्ख इंसान है कि अपने आप ही वहां बैठे बैठे डिसीजन लिया कि सरकार के बाहर से समर्थन करेंगे? जेपी नड्डा की अपने गृह राज्य में पॉपुलैरिटी 3% है, सी वोटर का सर्वे, हिमाचल प्रदेश और में। किसी का नहीं है। हिमाचल में, हिमाचल के टिकट बंटवारे में भी जेपी नड्डा को पूछा जाता कि नहीं, ये पता नहीं। तो सवाल है, आप दूसरे को रबर स्टैम्प कहते हो, जरा पीछे आपके यहाँ तो पूरे पार्लियामेंट, पूरी मंत्रिमंडल ही रबर स्टैम्प बना हुआ है। बीजेपी के अंदर स्थिति क्या है, आपका क्या फीडबैक है? बीजेपी के अंदर भयावह असंतोष है। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है, हु विल बेल द कैट? बिल्ली के गले में घंटे कौन बांधेगा? बीच बीच में अपनी असहजता संघ अलग अलग वक्तव्यों से बताते रहता है और बीच बीच में हुंकार भरता है, चूड़ी टाइट करने का प्रयास करता है। सारे विधायक और सांसदों को डर है कि हम कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे तो जवाब क्या देंगे महंगाई के ऊपर। आज तेल की कीमतें देखिए क्या हो गई, खाने की तेल की कीमतें। महाराष्ट्र में दिवाली मनाने के लिए एक 100 रुपए का पैकेट गिफ्ट में दिया जा रहा है, भीख, जिसमें सूजी, पाम ऑयल, शक्कर और चने की दाल दी जा रही है। आनंद सीधा। अब इससे किसका आनंद आएगा?
यदि 75 साल बाद देश के आपको 5 किलो अनाज की भीख देनी पड़ती है, तो क्या ये लोगों को वस्तुस्थिति पता नहीं है? लेकिन जब सावन के अंधे को सब हरा दिखता है, यहां तो सब अंधे बैठे हुए हैं कि सब ठीक है, विकास पुरुष, गुजरात मॉडल, विश्वगुरु, भगवान स्वरूप। जी। जब ऐसे उपाधियों के साथ आप प्रधानमंत्री को नवाजते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री यदि मन की बात करे तो किसी की औकात है वो अपनी मन की बात करे? तो असहजता भयानक है। एक चीज और भाव और उसमें इसी जानना चाह रहा था जी, मैं एक चीज और जानना चाह रहा था कि जैसे फैसले जो हो रहे हैं, आपने कहा कि कैबिनेट एक रबर स्टैंप है, चलिए मान लिया नड्डा को किनारे कर दिया, राजनाथ सिंह को किनारे कर दिया और बाकी लोगों की हैसियत नहीं है, तो ये जो फैसले होते हैं, ये जो टॉप लेवल के फैसले होते हैं, सीक्रेट फैसले, इस फैसलों में मोदी जी के साथ क्या नड्डा जी यानी पार्टी अध्यक्ष जो रहा वो शामिल होता है, क्या अमित शाह शामिल होते हैं, या मोदी जी खुद अपने कमरे में फैसला लेते हैं? ये जो फैसला लेने का डिसीजन मेकिंग क्या है बीजेपी में आज की तारीख में? देखिए, फैसले कैबिनेट लेती है ऐसा हम कहते हैं, और संगठन में पार्लियामेंट्री बोर्ड हो या एग्जीक्यूटिव कमिटी हो, वो फैसले लेते हैं। दीपक भाई, बहुत बड़ा फर्क है फैसला लेना और फैसला सुनाने में। 2014 के बाद सरकार में कैबिनेट को फैसला सुनाया जाता है और संगठन को भी फैसला सुनाया जाता है। नोटबंदी का फैसला कैबिनेट में डिस्कस नहीं हुआ था। कैबिनेट मीटिंग बुलाकर उनके मोबाइल बाहर रखकर उनको एक जगह बिल्कुल हाईजैक करके रखा गया था, कमरे के दरवाजे बंद थे और उन्हें बोला गया कि नोटबंदी का फैसला ले चुके हैं, आज रात को 8 बजे अनाउंस करेंगे। कईयों को तो नोटबंदी क्या है समझ ही नहीं आ रहा था, तुगलकी फैसले लिए जा रहे हैं, वन मैन शो चल रहा है यहां पे। अब तो देश उनको सीरियसली नहीं लेता, अब हंसते हैं लोग। 100 दिन में महंगाई कम नहीं करूंगा तो मुझे रास्ते पे फांसी दे दीजिएगा। आपने 60 साल कांग्रेस को दिए, मुझे सिर्फ 60 महीने दे दीजिए। अरे 60 महीने हो गए, फिर से 60 महीने हो गए, हालत बद से बदतर हो गई। यूपीए के टाइम की ऐसी कौन सी कीमत है जो आज है? यूपीए के टाइम की सारी कीमतें डबल हो गई, बेरोजगारी हो गई, देश पे कर्जा बढ़ गया, इंपोर्ट महंगा हो गया, तेलों की कीमतें, पेट्रोलियम की कीमतें कहां चढ़ गई पता नहीं, रुपया तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, डॉलर ऐसा बढ़ रहा है, आरबीआई ने हाथ ऊपर कर दिए, रूपी विल फाइंड इट्स ओन प्लेस। एक बात नरेंद्र मोदी करते हैं, उसको आप लोग समझते नहीं हो ठीक से। वो बार बार आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। उनके आत्मनिर्भरता के मायने यह है कि आप आत्मनिर्भर बनो, अपने भरोसे रहो, मेरे भरोसे मत रहो। तो कई कतई वो जो हिटलर शाही है वो है, उसमें कोई दो मत नहीं। उनके सामने कोई कैमरे और उनके बीच में नहीं आना चाहता, इतना डरता है आदमी। आपको क्या लग रहा है कि जो चुनाव है 2024 का, अब खड़गे के आने के बाद इधर राहुल गांधी सड़क पे लोगों के बीच में है और उधर खड़गे एक दलित चेहरे को आगे कर दिया गया है और दूसरी तरफ बीजेपी में समस्याएं हैं सरकार में, क्या लग रहा है 2024 आपको? 2024 बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। 240 230 मैं कह रहा था, कई दिनों से कह रहा हूं आपके शो पे। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक मार्केटिंग नाम की चीज होती है। 2014 में मार्केटिंग बहुत होने लगा है। नरेंद्र मोदी गरीब घर से आते हैं, चाय बेचते थे, मार्केटिंग। मगरमच्छ से लड़े, मार्केटिंग। उनकी माँ लोगों के घर बर्तन मांजती थी, मार्केटिंग। माँ का बर्थडे के दिन, जन्मदिन के दिन माँ से आशीर्वाद लेने के लिए बाहर के कमरे से वरांडे में इसलिए लाना क्योंकि देश के सारे चैनलों पे दिखना चाहिए, मार्केटिंग। माँ को मिलने जाने के पहले कैमरा टीम नहीं गई तो गाड़ी में बैठे रहना, मार्केटिंग। तो ऐसा ही मार्केटिंग का एक फेस अब कांग्रेस के पास भी है। क्या है खड़गे साहब? निहायत दलित समाज के ऐसे जगह से आते हैं कि उनके जिले में वो पहले दलित वकील थे। उनके वकील होने के पहले, आजादी से आज तक, मतलब उनके वकील होने तक,
उस जिले में कोई दलित वकील बनने का सपना नहीं देख पाता था। ऐसे पिछड़े जिले से आते हैं। परिवार, हम यदि कहें आजादी के सिपाही हैं तो गलत नहीं होगा। हैदराबाद निजाम के राज्य में रहते थे। जब निजाम और भारत की लड़ाई शुरू हुई तो निजाम की आर्मी ने गांव पे हमला बोल दिया, घर जला दिए और उसकी मां उसके आंखों के सामने जल गई। पिता छोटे बेटे को लेके जंगल में भाग गए। 3 महीने जंगल में रहे। यह है संघर्ष। और बेटे को जिंदा रखा पिता ने। उसके बाद 3 दिन तक चलते हुए बीदर पहुंचे। वहां एक टेक्सटाइल मिल में पिता को नौकरी मिली, काम मिला मजदूर का, और अपनी मजदूरी करते हुए बेटे को पढ़ाया। बेटा होनहार, क्लास में मॉनिटर, हेड बॉय, वकील बने, स्टूडेंट यूनियन में एक्टिव। दलित चेहरे थे, उत्पीड़न जानते थे, पीड़ा जानते थे गरीबों की। उसके बाद विडंबना देखिए, जिस मिल में पिताजी नौकरी कर रहे थे उसी मिल में बेटा लीगल कंसल्टेंट बन के गया। लेकिन भाई अपने ही वर्कर का बेटा है, इसलिए यूनियन के लोग उनके पास केस लेते आने लगे। अब या तो मालिकों की कंसल्टेंसी करो या यूनियन का साथ दो। उस जमाने के जो अडानी अंबानी होंगे उसका साथ नहीं दिया खड़गे जी ने। खड़गे जी ने गरीब यूनियन वालों का साथ दिया और यूनियन की केसेस लड़ते लड़ते यूनियन लीडर हो गए। और उनकी यूनियन लीडर की पॉपुलैरिटी देखते हुए धर्म सिंह, जो बाद में मुख्यमंत्री बने कर्नाटक के, वो उन्हें ले आए कांग्रेस पार्टी में। यह है संघर्ष। यदि आपके पास मोदी जी है तो यहां संघर्षशील खड़गे भी है। अल्टीमेटली खड़गे वर्सेस मोदी जो एक बिसात बिछेगी, आपको क्या लग रहा है कि आगे खड़गे, पीछे राहुल, सामने मोदी, ये जो जंग होने जा रही है ये कैसी होगी? ये जंग बड़ी इंटरेस्टेड होगी। खड़गे जी ने जीवन में सिर्फ खड़गे जी का एक पॉइंट पे खड़गे जी बड़े वीक पड़ते हैं, वो है झूठ बोलने की कला। खड़गे जी यदि 2-4 महीने में झूठ बोलने की कला सीख ले तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं जहां खड़गे जी कमजोर पड़े। बाकी मार्केटिंग का तो मैंने आपको बता ही दिया, खड़गे कितना बड़ा है मोदी जी से हर पहलू में। एक्सपीरियंस, एजुकेशन, गरीबी, स्ट्रगल, त्याग, स्ट्रगल, सारी चीजें मोदी जी से ऊपर है उसकी। बस एक जगह मार खा जाते हैं, ताकत से झूठ नहीं बोलते। और मुझे लगता है कि उनका नेचर ऐसा है कि वो चुनाव हारना पसंद करेंगे लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। क्योंकि महात्मा गांधी को सिर्फ वो 2 अक्टूबर के दिन याद करने वाले लोगों में से नहीं है, गांधीयन जिंदगी जीने वाले लोग इतने साल। अब अशोक वानखेड़े साहब को आपने सुना और कई सवाल उन्होंने उठाए, और एक सवाल बहुत बड़ा है और वो ये है कि जेपी नड्डा वाकई फैसले लेते हैं, खुद फैसले लेते हैं, या वाकई वो एक स्टैम्प हैं, मोहर हैं, फैसलों पर मोहर लगाते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है कि बहुत प्रासंगिक है आज की राजनीति को देखते हुए, और ख़ासकर जिस तरह के आरोप मोदी जी शाह साहब विपक्ष पर लगाते हैं। किसी को रबर स्टैम्प कह देते हैं, किसी को डायनेस्टिक कह देते हैं। मैं जेपी नड्डा, उनकी कार्यप्रणाली, किस तरह से बीजेपी फंक्शन करती है 2014 के बाद और 2014 से पहले बीजेपी क्या थी, फिर कभी उस पर वीडियो बनाऊंगा और कुछ बीजेपी के रिपोर्टर्स, उनके संपादक, उनसे भी चर्चा करूंगा, इनपुट्स लूँगा, वो ज़रूर बनाऊंगा। फ़िलहाल ये आज का वीडियो था और हमें देखना होगा कि ये जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा बढ़ रही है, यानी जो पब्लिक से कनेक्ट करने का काम है वो राहुल गांधी कर रहे हैं, और पार्टी को के स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करने का, स्ट्रक्चर को खड़ा करने का नए सिरे से वो काम खड़गे साहब करेंगे। ये कॉम्बिनेशन हमें देखना होगा। एक यंग फेस है, एक ओल्ड फेस है, तो ये सारी चीज़ें आने वाले समय में आपको पता लगेंगी। हालांकि गुजरात और हिमाचल के जो चुनाव हैं उसमें खड़गे साहब से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। हिमाचल का हो चुका है और गुजरात का भी होने वाला है, तो क्योंकि 1 महीना ही बचा है, तो इसलिए
हिमाचल और आप गुजरात की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन नेक्स्ट ईयर 2023 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कर्नाटक है जो इनका होम स्टेट है खड़गे साहब का, उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये जो स्टेट्स हैं ये बहुत ही मजबूत स्टेट हैं जहाँ सीधी आर पार की लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी में। तो मैं अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल ये आज का वीडियो था। आपके कमेंट्स क्या हैं वो ज़रूर आप लिखें, आइडियाज़ लिखें, कोई मुझसे कोई चीज़ छूट रही हो, कोई चीज़ मैं भूल रहा हूँ, कोई चीज़ मैंने गलत कही हो, कोई कमियां रह गई हों, बिल्कुल उस पर रोशनी डालें और मैं स्वीकार करूँगा, अपनी गलती को ठीक करूँगा। और एक चीज़ और, मैं हमेशा कहता हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। ये वो वॉइस है जो आपकी वजह से, आपके हौसलों की वजह से, इसलिए उन लोगों तक पहुँचनी चाहिए जो जनादेश देंगे, जो वोट देंगे, जिनके पास वोट का अधिकार है, कि उनको सही तस्वीर पता लगे। यही मेरी गुजारिश रहती। बाकी बेल आइकॉन आप ज़रूर क्लिक करें नोटिफिकेशन के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी कहें। इतना मुझे कहना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।